सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं फ्लफी पैराडाइज का एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की शुरुआत में नीमा अपनी बर्ड नॉक्स को ट्रेनिंग दे रही होती है, जिसे देखकर डैन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसे ट्रेनिंग देना चाहती हो, तो रोज यहाँ आकर तुम इसे आराम से ट्रेनिंग दे सकती हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। तो नीमा कहती है कि मैं यहाँ रोज नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अब से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीमा अपने रूम में बैठी हुई होती है और उसके लिए उसके सर्वेंट्स एक टीचर लेके आते हैं, जिसे देखकर नीमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेल मैनर्ड लेडी है और ये काफ़ी अच्छी टीचर होगी और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन जैसे ही वो टीचर नीमा को बुलाती है, उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। जिसके बाद वो टीचर नीमा के हाथ पर मारती है और कहती है कि सबसे पहले हम बोलने का तरीका सीखेंगे और बोलने का तरीका तुम्हारे लिए ज़रूरी है क्योंकि तुम एक नोबल लेडी हो। और अगर तुम ये सुनकर नीमा को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो टीचर एक बार फिर से नीमा को मारती है और कहती है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो क्योंकि तुम एक नोबल लड़की हो और एक नोबल लड़की को अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। इतने में ही पीछे से उनका सर्वेंट आ जाता है और कहता है कि आपके लिए चाय तैयार है। और उस सर्वेंट को देखकर उस टीचर का पूरी तरह से बिहेवियर चेंज हो जाता है, जिसे देखकर नीमा कहती है कि ये लेडी ज़रूर ही मेरी एनिमे है। और जिसके बाद वो लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, लेकिन नीमा कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो टीचर उसे बार बार मार मार के सिखाती है। जिस वजह से नीमा काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और उससे रेस्ट लेने के लिए कहती है। तो वो टीचर कहती है कि भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें सिखानी है क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई और बहन को भी ट्रेनिंग दी है और अब देखो वो कितने बढ़िया स्टूडेंट्स हैं, लेकिन तुम्हें सिखाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। और ऐसे ही उसका सुबह का दिन चला जाता है। रात में जब वो सोने वाली होती है, वो सोचती है कि क्या ये लेडी मेरा मजाक बना रही है या फिर ये मुझे किसी चीज़ के लिए चैलेंज कर रही है। अगर ऐसा है तो मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ और कल देखना कि मैं इनका कैसे सामना करूंगी। और अगले दिन सुबह जब वो टीचर नीमा को सिखा रही होती है, वो कुछ भी नहीं सीख रही होती, तो वो उसे फिर से मारती है। और लेकिन इस बार वो गुस्सा करने की बजाय उसके ऊपर वापस से स्माइल करके कहती है कि मैं अगली बार से गलती नहीं करूंगी। और वो पूरे दिन स्माइल करने की कोशिश करती है ताकि उसे फिर से मार ना पड़े। रात को जब वो अपना खाना आधा छोड़कर वापस अपने रूम में जा रही होती है, तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना ये अपना खाना कभी भी नहीं छोड़ती। तो पीछे से उसकी मॉम आकर उससे कहती है कि आखिर बात क्या है नीमा, मुझे तो बताओ। तो नीमा कहती है कि कोई बात नहीं है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ रैल्फ आ जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और पूछता है कि अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तो नीमा कहती है घर के अंदर मैजिक का इस्तेमाल करना गलत है। तो रैल्फ कहता है कि अपनी बहन के लिए मैजिक करना कोई गलत नहीं है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी टीचर मिस अनाली की वजह से ही परेशान होना। तो नीमा कहती है कि आखिर मैं पकड़ी ही गई। इसके बाद उसकी मॉम मुझसे कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगी। तो नीमा कहती है कि नहीं, मैंने उसे चैलेंज किया है और मैं नहीं चाहती कि आप उस चैलेंज के बीच में इंटरफेयर करो। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊँगी, लेकिन रोज़ क्लास के बाद रैल्फ तुम्हें अपने मैजिक की वजह से ठीक करेगा और जितनी भी सुबह से तुम्हें थकान होगी, उन रैल्फ अपने मैजिक से तुम्हारी सारी थकान हटाकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा आराम वाली फीलिंग देगा। लेकिन तुम ये बात अपनी टीचर को मत बताना क्योंकि अगर तुमने उसे बताया तो वो फिर और अपने तरीके चेंज कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन सुबह नीमा पूरे फ्रेश मूड के साथ सभी को गुड मॉर्निंग कहकर सुबह का खाना खाने आती है और अपना खाना कंप्लीट करती है। और उसके बिहेवियर को देखकर उसकी टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। खाना खाने के बाद वो वहाँ खड़े एक सर्वेंट से कहती है कि मुझे मैडम एनाले के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है वो सब मुझे दो। तो वो नीमा को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें वो कहता है कि जब हम उसे हायर कर रहे थे ये तब उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो वो देखती है कि ये टीचर तो वहाँ उस चर्च से आई है जहाँ का हेड प्रीस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और मुझे लगता है कि उसी ने इस टीचर को मेरे पीछे लगाने के लिए भेजा है। अब अगले दिन जब नीमा उस टीचर के साथ अपनी अगले दिन की क्लास ले रही होती है, तो वो टीचर उसे कुछ लोगों के बारे में बताती है जिनके शहर में एक ड्रॉट आ गई थी, जिस वजह से उनके पास खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी थी और सिर्फ 2 कंट्रीज़ ने उनकी मदद की, जिसमें से हमारी कंट्री भी एक है। और हमारे चर्च के पास जो पावर है उसी की वजह से हम उनकी मदद कर पाए। तो नीमा कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे चर्च के पास कोई डिवाइन पावर है जिसकी वजह से तुम लोगों की मदद कर पा रहे हो?
तो वो टीचर कहती है कि अगर हमारे चर्च की पावर ना होती तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, उन्हें कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता और सिर्फ हमारे चर्च की वजह से ही ये कंट्री आज इतनी आगे है। ये सुनकर नीमा काफ़ी ज़्यादा शक में हो जाती है और उसे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है और वो उस चर्च की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करती है और कहती है कि उस चर्च के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। जिसे सुनकर वो टीचर नीमा के गाल पर एक बार फिर से मारती है, लेकिन नीमा इस बार गुस्सा ना करते हुए उसे एक आराम से जवाब देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और अगर मैंने ये बात अपने डैड को बता दी तो तुम्हारा क्या होगा ये सोच लो। क्योंकि हमारी कंट्री में जब भी लेडीज़ एक साथ इकट्ठी होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बात करती हैं, लेकिन जब भी आदमी इकट्ठे होते हैं, वो किसी न किसी बिज़नेस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें एक कॉमन चीज़ यही है कि लोग सिर्फ़ अपने आप को कन्वर्सेशन में बेटर करना चाहते हैं, दूसरों से बात करके। लेकिन ये सुनकर वो कुछ गुस्सा हो जाती है और उस रूम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद नीमा अपने टेबल पर काफ़ी ज़्यादा थक कर लेट जाती है और विंडो के पास जाकर अपने पेट नॉक्स को बुलाती है और कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ और वो जैसे ही उसके पास आता है वो आराम से वहीं पर सो जाती है। और शाम के टाइम जब वो अपने घर पे वापस जाती है, उसके डैड उस निशान को देख लेते हैं जो कि उसके टीचर ने उसके गाल पे मारने से किया था। तो नीमा कहती है कि तो आप मेरे बीच में नहीं आओगे, ये सिर्फ मेरी बात है। लेकिन उसके डैड उसके टीचर से एक बार वार्निंग दे देते हैं और हर क्लास में उसकी मॉम डैड नीमा के साथ वहीं पर रहते हैं ताकि उसकी टीचर उसको फिर से ना मारे और काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने लग जाए। अब नीमा क्लासेस के साथ-साथ अपने फ्लफ़ी एनिमल्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर पा रही है और वो अब 5 साल की हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि उसके डैड नीमा से कहते हैं कि जब तुम 5 साल की हो चुकी हो तो तुम मेरे साथ नॉर्दर्न रीजन में जाना पसंद करोगी क्या? क्योंकि हम नॉर्दर्न रीजन के इंचार्ज हैं, तो हम वहाँ कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मुझे वहाँ पर बुलाया गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो नीमा कहती है कि मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगी। अब हम देखते हैं कि नीमा के डैड और नीमा एक मैजिक सर्कल में खड़े हो जाते हैं और वो मैजिक सर्कल उन्हें उस कंट्री के नॉर्दर्न रीजन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। नीमा ये देखकर कहती है कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपका हमारे गाँव में स्वागत है। नीमा वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही गेट को खोलती है वो देखती है हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में बाहर चली जाती है। लेकिन उस बर्फ़ से वो बच नहीं पाती और जम जाती है, जिसके बाद उसके डैड उसे उठाकर अंदर लाते हैं और उसे कुछ गर्म कपड़े पहना देते हैं ताकि उसे ठंड ना लगे और वो जमे भी ना। जिसके बाद वो बर्फ़ से खेलते हैं और शाम के टाइम पे वो अपने गैरेज में बैठकर एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी हम अपने मेयर के घर पे जा रहे हैं, वहाँ हम थोड़ी देर के लिए खाना खाएँगे और सुबह उस प्रॉब्लम की जाँच करने के लिए जाएँगे और मैं तुम्हें रात में उस प्रॉब्लम के बारे में बताऊँगा कि आखिर वो प्रॉब्लम है क्या और जिस वजह से हम यहाँ आए हैं। तो अब हम देखते हैं कि रात को नीमा खिड़की से बाहर देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाना एन्जॉय कर रही होती है। उसे खाना इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो बार-बार खाना माँगती ही रहती है और जब तक उसका पेट नहीं भर जाता तब तक वो सिर्फ़ खाती ही रहती है। तो अब नीमा के डैड नीमा और बाकी सभी लोगों को उस जगह की प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं कि रात के टाइम यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और लोगों को और बाकी सारे एनिमल्स को मारने लग जाते हैं। और इसीलिए हमें कुछ मैजिक नाइट्स को यहाँ पर भेजना होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर कोई भी हो सकता है। तो नीमा कहती है कि वो फायर ड्रैगन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो पूरा फॉरेस्ट अब तक जल चुका होता। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें किसी चीज़ का क्लू दे सकता है कि आखिर वो मॉन्स्टर हो कौन सकता है। तो नीमा कहती है मैं तो उसे डायरेक्टली पूछ सकती हूँ। तो वो अपने टेडी को बाहर निकालती है और उसमें सोल 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 3 बार कहती है। तो फायर ड्रैगन कहता है कि तुम्हें बार-बार मुझे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक बार बोल दो। तो नीमा फायर ड्रैगन से पूछती है कि रात को यहाँ पर मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर किस टाइप के मॉन्स्टर्स रात को हमला कर सकते हैं इस जगह पे? तो वो फायर ड्रैगन पूछता है कि आखिर इस टाइम तुम हो कहाँ? तो नीमा अपने डैड से पूछती है, तो उसके डैड कहते हैं कि हम गिल्वा प्रॉक्सी नाम की जगह पे हैं। तो वो ड्रैगन कहता है कि इस जगह पर तो ऐसे कोई मॉन्स्टर्स हैं ही नहीं। तो नीमा के डैड कहते हैं कि यहाँ कुछ गॉब्लिन्स जैसे मॉन्स्टर्स दिखाई दिए हैं और ऐसा विलेजर्स का कहना है। फायर ड्रैगन इस बात को मना कर देता है और कहता है कि इस जगह पे कोई भी मॉन्स्टर्स आ ही नहीं सकता और अगर कोई मॉन्स्टर होता तो मुझे ज़रूर पता होता। ये सुनकर नीमा के डैड कहते हैं कि इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये मॉन्स्टर्स मैन मेड है, यानी कि किसी इंसान ने ही इस
गलतफहमी को बनाया है और वो मॉन्स्टर बन के इस गाँव के लोगों को डरा रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं हमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर कुछ करना होगा, हम सिर्फ़ बैठे नहीं रह सकते और वो दोनों अपने दोनों असिस्टेंट से कहता है कि जल्द से जल्द अपनी जाँच शुरू करो और जितने हो सके उतने मैजिक नाइट्स को फटाफट से यहाँ पर बुलाओ। हमें उस मॉन्स्टर को ढूँढ कर उसे मारना ही होगा। अगर वो कोई इंसान है तो उसे सज़ा दिलवानी होगी और यहीं पर हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है।